हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित कुमार। कैसे हो आप सब? चलिए मैं फिर से आज आप लोगों के लिए थेल्स प्रमेय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये क्लास टेंथ का मैथ है, एक्सरसाइज 6। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को या ये अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं या ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये थेल्स प्रमेय है। ये बहुत ही वीवीआई है जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में आते रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको आज। तो थेल्स प्रमेय हो गया ये। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चंस कर लेता है शॉर्ट क्वेश्चन कि आप थेल्स प्रमेय को ही लिख करके दिखाएं ओनली। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये हो गया ओनली प्रमेय। जब इसको सिद्ध करने की बात होती है, प्रूफ करने की बात होती है, तो थोड़ा सा इसे हम लोग को करना होता है। तो एट फर्स्ट थोड़ा समझते हैं कि ये प्रमेय क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्या कि एक कोई भी त्रिभुज है, सपोज ए, बी और सी, ये एक कोई त्रिभुज है, ठीक है। और ये सपोज मान लेते हैं कि बी सी के समांतर एक भुजा है डी ई। ये डी ई इस बी सी के समांतर है। तो ये डी ई जो है इस ए बी को और इस ए सी को बिंदु डी पर और ई पर प्रतिच्छेद करा है। तो ये एक अनुपात में हो जाता है ना। ये भुजाएं क्या हो जाती हैं फिर एक अनुपात में, अर्थात क्या कि ए डी बाय डी बी हो जाता है और इधर से ए ई बाय ई सी हो जाता है। ऐसा कहा थेल्स प्रमेय ने। तो चलिए हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ किया जाता है। तो किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए 3-4 स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है। तो दिया हुआ हम करते क्या है हम लोग कि जो आपका प्रमेय है, जो आपका क्वेश्चंस है, आपके उस क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है आप उसको लिखेंगे पहले अच्छे से। तो मैंने भी यहाँ लिखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी, ये आपका ए बी है और ये ए सी है, को क्रमशः डी और ई पर काटती है। तो ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, ई, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि ये एक अनुपात में होता है। तो ए डी बाय डी बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी बाय डी बी करना है और ए ई बाय ए सी करना होगा। ये प्रूफ करना है। ये दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप दिया हुआ था। तीसरा स्टेप क्या होता है, रचना। रचना मतलब क्या हुआ कि आप फिगर के साथ कुछ भी अगर आप काल्पनिक रूप से दिखाना चाहते हैं करके, तो उसको आपको वहाँ लिखना होता है, मेंशन करना होता है ना। आप कुछ भी करेंगे तो उसको मेंशन करना होता है, लिखना होता है। तो मैंने क्या करा, इस बी को ना ई से मिला दिया, फिर सी को डी से मिलाया। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि बी ई और सी डी को मिलाया। साथ में ही क्या हुआ कि मैंने ये डी से ना लंब खींचा ए सी पर। ये साइन आप देख रहे होंगे, ये 90 डिग्री को इंडिकेट कर रही है। तो डी एम लंब खींचा ए सी, तो यहाँ मिलाया तथा लिख करके लिख सकते हैं कि डी एम लंब ए सी, साथ में ये ई एन लंब ए बी भी है ना, और ई एन लंब ए बी खींचा। ये दो चीज़ें हम लोगों ने करी। तो रचना में क्या होता है कि आप कुछ भी करो, है ना, फिगर के साथ आप कुछ भी काल्पनिक कर रहे हो तो आपको उसे लिख करके दिखाना होता है ना, इंडिकेट करना होता है कि मैंने ये करा। तो बी ई को मिलाया, सी डी को मिलाया, फिर डी एम लंब ए सी खींचा और ये ई एन लंब ए बी खींचा। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है, प्रमाण होता है, जिसमें आप प्रोसेस करना होता है इसको कि आप कैसे इसे प्रूफ करोगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज है ए डी ई, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो सब आप जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, है ना। तो 1/2 गुना होता है आधार, और शीर्षलंब भी कह सकते हो या फिर संगत ऊंचाई भी आप कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, या तो संगत ऊंचाई या फिर आप शीर्षलंब कह सकते हो। तो 1/2 हो गया। फिर आधार की बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर समकोण त्रिभुज है, सपोज ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, अगर ये 90 डिग्री का हुआ तो ये आपका आधार हो गया, तो ये हो गया संगत ऊंचाई, है ना। अगर ये इसको मानेंगे आधार तो ये होगा संगत ऊंचाई। मतलब समकोण जो बनाने वाली भुजाएं होती है वही आपका क्या होता है, आधार और संगत ऊंचाई होता है। तो हम लोग इस LDE की बात कर रहे हैं। तो इस LDE में देख रहे हैं कि EN जो है लंब यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि एक और भी इसमें DM भी लंब है, तो हम लोग एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले EN को ले लेते हैं। तो जब लंब EN को लेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा, LD, क्योंकि ये EN जो है LD पर ही तो है, तो इसका आधार हो जाएगा LD और इसका लंब क्या हो गया, EN, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज LDE का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो इसको आप शॉर्ट में मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AR, है ना, ब्रैकेट एरिया ऑफ त्रिभुज LDE भी इसको आप लिख सकते हैं। ऐसा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप देख लो कि त्रिभुज LDE का क्षेत्रफल है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल LDE इक्वल क्या हो गया, 1/2, ये आधार हो गया आपका LD यहाँ लिखा हुआ है, संगत ऊंचाई हो गया आपका EN, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि LDE अभी लिए हैं, LDE को लिए हैं अभी। अब जस्ट इसके नीचे यहाँ देखिए ट्रायंगल, इसको ले लेंगे हम लोग, है ना, BDE को ले लेंगे। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, इसे ले लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 होगा ही। अब आधार की बात करते हैं। तो आधार की जब बात करेंगे तो अब इसको देखिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए अच्छे से। यहाँ BD है, इसी के बढ़ाए गए भुजा पर ये लंब खिंचा हुआ था, तो ये BD क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, है ना। और ये EN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ये EN जो है इसी के ना बैठे हुए भुजा पर लंब खिंचा हुआ है, तो यही लंब इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा BD और इंटू क्या हो जाएगा EN। अब करना क्या है कि आपका जो ये अभी क्षेत्रफल आया हुआ था यहाँ पे और ये जो क्षेत्रफल आया है, इन दोनों को क्या करेंगे, रेशियो में कर देंगे। इट मीन्स क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LDE बाय कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है। तो LD का क्या लिखा हुआ था, 1/2 लिखा हुआ था, है ना, 1/2 इंटू LD और इंटू EN लिखा हुआ था। बाय में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू BD और इंटू EN जो अभी लिखा गया है, तो दोनों का हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/2 EN छोड़ देंगे इसको, तो क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज LDE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या बचा आपका, LD बाय BD। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार कि गिवन था हम लोगों को कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE जो है इस BC के समांतर है, और ये पॉइंट D और E जो है इस AB का ये DE जो है इस AB और AC को प्रतिच्छेद कर रही पॉइंट D और E पर है, तो ये एक अनुपात में होते हैं, ऐसा करके दिखाना था। तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन था कि BE को मिलाया, CD को मिलाया, फिर ये लंब खींचा गया था। फिर हम लोगों ने क्या करा कि एक एक करके ना क्षेत्रफल निकालना शुरू करा। तो एट फर्स्ट ADE का क्षेत्रफल निकाला, तो इसमें 2 लंब थे, एक EN भी था और एक DM भी था। मैंने पहले EN को लिया, जब EN को लंब लेंगे तो AD क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा। फिर क्या किया, जस्ट इसके नीचे जो त्रिभुज है BDE इसको लिया, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। हम लोग दोनों को रेशियो में कर दिया, अब तो ये हम लोग को प्राप्त हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ये DE को फिर से ले लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं साथ ही, है ना, साथ ही हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज ADE फिर से लेंगे। बाय में क्या कर देंगे, ये जो इसके जस्ट नीचे इधर का त्रिभुज है इस साइड का लगा हुआ उसको लेंगे हम लोग, मतलब CED को ले लेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE कर लेंगे। अब
अब एल डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो तभी क्या किए थे कि ई एन को लंब लिए थे, और इस बार क्या करेंगे डी एम को लंब लेंगे, है ना। तभी था ई एन, और अभी किसको लेंगे डी एम को। जब डी एम को लंब लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा मेरा ए ई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार हो गया ए ई, और डी एम क्या हो गया लंब हो गया। अगर आप इसको अलग करके चाहते हो कि समझे तो यहाँ पे समझ सकते हो। सपोज ए है, यहाँ पे डी और यहाँ ई लिखा होगा, इस तरीके से यहाँ पर लंब है। तो ये जब लंब ले लेते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा संगत ऊंचाई। तो वही यहाँ पर लिखा गया है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। अब जो है सी डी ई है, अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये सी इसका हो जाएगा आधार, और जब बात करेंगे लंब की तो इसी के बढ़ाए गए भुजा पर यहाँ पर लंब है डी एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा। तो डी एम कैंसिल, 1/2 हो गया कैंसिल। तो क्या बच गया आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बाय में हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ए बराबर हो गया आपको ए ई बाय ए सी। इसको ना अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। अब देखिए क्या है कि ये जो मेरा इक्वेशन है और ये जो अभी इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, तो बराबर के इधर का जो भाग है तो एल डी ई, और यहाँ भी है एल डी ई, यहाँ है बी डी ई, लेकिन यहाँ पर है सी डी ई जो कि बराबर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए थोड़ा सा फिगर को फिर से ध्यान से कि ये बी डी ई ये वाला त्रिभुज है और सी डी ई ये वाला त्रिभुज है ना। तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज जो है समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। और ध्यान से देखिएगा ये डी ई और ये बी सी समांतर भुजा है, तो बी डी ई ये त्रिभुज हो गया, सी डी ई ये त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समांतर भुजा के बीच में है। साथ ही साथ इस दोनों त्रिभुज का ये जो डी ई है ना, ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों त्रिभुज का अगर आधार की बात करें तो डी ई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई दोनों एक ही आधार है ना डी पर स्थित हैं तथा समांतर भुजाओं BC और डी के बीच स्थित हैं। तो ये दोनों जब त्रिभुज जो है ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया कि समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है, और साथ ही दोनों का एक आधार भी है, मतलब डी ई जो है यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे ये डी ई जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाता है, मतलब बी डी ई और सी डी दोनों का एरिया क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों का एरिया बराबर होगा तो यहाँ जो आप सी डी ई लिखे हो इसको इसी से चेंज कर सकते हो, है ना। तो इसको हम लोग चेंज भी कर देंगे यहाँ पे। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज। अब यहाँ सी डी ई लिखा हुआ था, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं तो बी डी ई भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ हो जाएगा मेरा ए ई बाय ए सी, ए ई बाय ए सी। इक्वेशन सेकेंड हो गया मेरा ये। अब देख रहे हैं हम लोग ध्यान से कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 का जो ये वाला पक्ष है और इक्वेशन 2 का जो ये वाला पक्ष है इक्वल हो गया है, तो दोनों को हम लोग छोड़ देंगे अब, है ना। दोनों क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हम लोग का ए डी बाय बी डी और बराबर क्या बचेगा ए ई बाय ए सी, जो हम लोगों को यहाँ पे करके भी दिखाना था। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मली। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वेशन 1 का जो है इक्वेशन 1 का ये वाला पक्ष और इक्वेशन 2 का ये वाला पक्ष जो है बराबर है आपस में, इसको हम लोग छोड़ देंगे अब, है ना। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं अब थोड़ा सा जगह यहाँ पे है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो दोनों को छोड़ देंगे हम लोग। तो क्या बच गया हम लोग का ए डी बाय
बिल्ड की बराबर क्या बच गया, ए ई बाय ए सी। तो ए ई बाय ए सी जो हम लोगों को करके भी दिखाना था, ये हो गया प्रूफ। तो आई होप कि थेल्स प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और भी बात है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं कि जो क्लास है ये अच्छी बन रही है या फिर नहीं बन रही है, तो इसको और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आप ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो अच्छी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। ओके, थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।